नमस्कार दोस्तों, बेस्ट कंप्यूटर घिरोर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ईमेल, ई नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक 6 क्लासें हम आपके लिए बनाए हुए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में इसको चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आज जो आपका डिस्कसमेंट रहेगा वो चैप्टर नंबर 7 के बारे में रहेगा। आपने अभी तक हमारी सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए, जाके उधर सीरीज़ को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ कराए गए हैं। बिना किसी देरी के आज की अपनी क्लास चैप्टर नंबर 7 की स्टार्ट करते हैं। सबसे अब पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, हम जीमेल में अधिकतम कितने साइज की फाइल को अटैचमेंट कर सकते हैं? 20 MB, 25 MB, 15 MB, 30 MB, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। हम जीमेल में अधिकतम, जैसे हम किसी व्यक्ति के पास कोई फाइल भेजना चाहते हैं तो अधिकतम उसका साइज कितना हो सकता है? तो उसका जो अधिकतम साइज हो सकता है वो हो सकता है आपका 25 MB। जैसे हम किसी व्यक्ति के पास कोई फाइल भेजते हैं तो 25 MB से ऊपर की फाइल जीमेल हमारा सपोर्ट नहीं करता है, वो फाइल 25 MB तक होनी चाहिए। अगला प्रश्न, ट्विटर पर ट्वीट करते समय, अच्छा, ट्विटर पर जो मैसेज सेंड किया जाता है उसको हम ट्वीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्वीट। ठीक है। करते समय अधिकतम कितने करेक्टर का उपयोग किया जाता है? 140 करेक्टर, 180 करेक्टर, एक 280 करेक्टर, 360 करेक्टर, बताइए। तो ट्विटर पर ट्वीट करते समय जो आपके अधिकतम करेक्टर होते हैं वो होते हैं आपके 280 करेक्टर। 280 करेक्टर आपके अधिकतम हो सकते हैं। अगला प्रश्न, जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और हमें दूसरों को भेजना होता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मेल आया, ए पर्सन से कोई मेल आया और हम खुद बी पर्सन है, ठीक है। तो बी पर्सन के पास ए पर्सन से कोई मेल आया, हमें ये सी के पास भेजना है, सी के पास भेजना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बताइए। जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसे दूसरों को भेजना होता है तो उसे क्या कहते हैं? रिप्लाई कहते हैं, फॉरवर्ड कहते हैं, सेंड मेल कहते हैं, नन कहते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर आपका फॉरवर्ड करना। तो आप उस मेल को क्या करेंगे? फॉरवर्ड कर देंगे एक सी व्यक्ति के पास। क्लियर। अगला प्रश्न, ईमेल में सीसी का क्या मतलब होता है? कार्बन कॉपी, कंपोज कंटेंट, कट कॉपी, क्रिएट कनेक्शन, बताइए। ईमेल में दो चीजें होती हैं आपकी, एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी। एक होता है सीसी और एक होता है बीसीसी। सी को बोला जाता है कार्बन कॉपी और बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। क्लियर। अगला प्रश्न, किसी मित्र के साथ तत्काल रियल टाइम संचार के लिए आप क्या उपयोग करेंगे? इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, यूजनेट, ब्लॉग। जैसे हमारा नाम ए व्यक्ति है, हम अपने बी व्यक्ति दोस्त से रियल टाइम कोई वीडियो कॉलिंग वगैरह जैसा चीज़ें करना चाहते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग का। जैसे फेसबुक है आपका, इंस्टेंट मैसेजिंग है, आपका व्हाट्सअप हुआ, इंस्टेंट मैसेजिंग है, टेलीग्राम हुआ, तो इस तरीके से हम ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया? 1 जुलाई 2016, 1 जून 2012, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2015। अच्छा, डिजी लॉकर के बारे में एक जानकारी ले लेते हैं। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आप उधर अपलोड करा के रख सकते हैं, ठीक है। आपका आधार कार्ड होता है उसको अपलोड करा के रख सकते हैं। आपकी अपार आईडी बनती है वो आप उधर अपलोड करा के रख सकते हैं। तो जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप अपलोड करा के रख सकते हैं। भारत सरकार ने सीधा बोला था कि भाई आपके पास हार्ड कॉपी रखने की आपको जरूरत इनकी नहीं है, आप सीधा डिजी लॉकर पर लॉग इन करके किसी को भी इसको बड़ी आसानी के साथ दिखा सकते हैं, वो प्रॉपर आपका वैलिड माना जाएगा, वैलिड, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो ये कब लॉन्च किया था, किस वर्ष लॉन्च किया था, बताइए। 1 जुलाई 2016, 1 जून 2012, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2015, बताइए डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को। उम्मीद करते हैं आपको डिजी लॉकर की जानकारी समझ में आई होगी। अगला प्रश्न, ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखने वाले को बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी वेबसाइट पर अपनी इंफॉर्मेशन या दिन का क्रियाकलाप, दिन का पूरा बातचीत का सिस्टम डालना चाहता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? उसको ब्लॉगर बोलेंगे, उसको ब्लॉगस्फियर बोलेंगे, ब्लॉग बोलेंगे या ब्लॉगिंग बोलेंगे, बताइए। ब्लॉग लिखने वाले को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ब्लॉगर। क्या बोलते हैं? ब्लॉगर। अगला प्रश्न, जब किसी भी ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? जैसे हमने लिखा द बेस्ट कंप्यूटर @gmail.com, तो इसके दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं यूजर नेम, दूसरा होता है आपका डोमेन नेम, और बीच में दोनों चीज़ों को अलग कौन करता है? @ ठीक है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि आपके ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं। तो भाग होते हैं आपकी ईमेल एड्रेस के दो,
यूजर नेम और डोमेन नेम, और इन दोनों भागों को अलग करता कौन है, @ सिंबल। क्लियर। यहाँ से पूछ लेगा कि पहला भाग द बेस्ट कंप्यूटर मतलब यूजर नेम आपका होता है, तो दूसरा भाग बताइए, तो दूसरा भाग हो गया आपका डोमेन नेम। क्लियर। अब दूसरा पूछ लेगा तो पहला बता देगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, पहला यूजर नेम, दूसरा डोमेन नेम। अलग कौन करता है, @। अगला प्रश्न, यूएसएसडी खाली जगह किसके समान है, ईमेल के समान, कॉल के समान, ब्राउजिंग के समान, एसएमएस के समान। तो यूएसएसडी होता क्या है, यूएसएसडी आपका एक प्रकार का, यूएसएसडी की जो आपकी फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये करता क्या था, जब हम अपने अकाउंट की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हम अपने अकाउंट की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड पैनल में मतलब हम सिंपल मोबाइल में, सादा मोबाइल में *99# टाइप करते हैं तो एक पॉपअप बॉक्स खुल के आता है, तो वहाँ से हम अपने अकाउंट की इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन ये आज के ज़माने में इतना वैलिड नहीं है, क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम फ़ोन पे चला रहे हैं, तो फ़ोन पे में चेक बैलेंस का ऑप्शन आता है, जैसे आप पिन डालेंगे चेक बैलेंस कर सकते हैं, पेटीएम में कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ पहले चलती थी, है ना। तो ये एसएमएस के रूप में वर्क करता था कीपैड वाले मोबाइल में। ठीक है, एसएमएस के रूप में वर्क करता था। आपको यदि अकाउंट की जानकारी चाहिए रहती थी तो आप इस कोड को टाइप करते थे, *99# कोड को टाइप करते थे, तो आपके अकाउंट की जानकारी डिस्प्ले हो जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है, आजकल आप फोन पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, बहुत सारे आपके जो ऐप्स हैं यूपीआई, उनकी सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कोड भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा होता है। वही बात हम कर रहे थे, द बेस्ट कंप्यूटर जो आपका लिखा हुआ था, बेस्ट कंप्यूटर @gmail.com, है ना, लिखा हुआ था। तो पहला आपका यूजर नेम था और दूसरा आपका क्या था, डोमेन नेम। तो आपका दूसरा हिस्सा पूछा गया, तो दूसरा हिस्सा कौन है आपका, डोमेन नेम। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, टेलीग्राम टेलीग्राम किसके द्वारा विकसित किया गया, मार्क एंडर एंड रिक डॉबलिन, एरिक योन, पवेल ड्यूरॉन। बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, जो टेलीग्राम है आपका इंस्टेंटिंग मैसेजिंग ऐप है, ये आपका किसके द्वारा डेवलप किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर आपका पवेल ड्यूरोव। तो जो आपका टेलीग्राम है वो पवेल ड्यूरोव ने बनाया हुआ है। अगला प्रश्न, डिलीट किया गया मेल को कहाँ संग्रहित किया जाता है। जैसे हम मेल चला रहे हैं और हमने अपना मेल को डिलीट कर दिया, तो वो जो मेल है वो गया कहाँ, तो वो चला गया आपका ट्रैश मेल में। कहाँ गया, ट्रैश मेल में। क्लियर। अगला प्रश्न, जो मेल हम भेज देते हैं वो आपका सेंट मेल में आता है। जो मेल हम भेजते हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति के पास किसी कारणवश पहुंच नहीं पाता है, तो उसे आप आउटबॉक्स में, जब तक वो प्राप्त नहीं होता है सामने वाले व्यक्ति के पास, तब तक वो आउटबॉक्स में रखता है, अन्यथा वो फिर सेंट में चला जाता है। अगला प्रश्न, तो जो आप डिलीट कर देते हैं मेल को, वो जाता कहाँ है आपका, ट्रैश मेल में। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल साइट का उदाहरण नहीं है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अमेजॉन। बताइए कौन सी सोशल साइट का उदाहरण नहीं है। सोशल साइट मतलब जिनसे हम, जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो सोशल नेटवर्किंग लोग होते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। बताइए कौन सा नहीं है। ट्विटर से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक्डइन से जुड़ सकते हैं, लेकिन हम अमेजॉन, ये आपका ई कॉमर्स साइट है। कैसी साइट है, ई कॉमर्स, मतलब ये, इससे हम व्यापार कर सकते हैं, न कि जुड़ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ये ई कॉमर्स साइट है। अगला प्रश्न, पॉस का पूरा नाम क्या है, पॉइंट ऑफ सेल, पिक्चर ऑफ सेल, पोजीशन ऑफ सेल, नन ऑफ दीज। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। अगला प्रश्न, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल है IMAP, POP3 प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल। बताइए। तो बात करें फुल फॉर्म की, तो IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP की आपकी फुल फॉर्म होती है, POP की जो आपकी फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। SMTP की आपकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन आपकी FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेल को डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल है, बताइए मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर है आपका POP3 प्रोटोकॉल। तो जो आपका POP3 प्रोटोकॉल है, ये मेल को डाउनलोड करने का काम करेगा, अब भेजने के लिए आप SMTP का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और आप समझें कि आपका जो मेल होता है उसमें ये तीनों प्रोटोकॉल यूज होते हैं, SMTP, POP3 प्रोटोकॉल और IMAP प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, ट्विटर में ट्वीट के अधिकतम शब्द सीमा क्या है, 140 शब्द, 190 शब्द, 280 शब्द, नन ऑफ दिस। बताइए। क्वेश्चन नंबर 17,
इसका राइट आंसर है आपका 280 वर्ड्स। अगला प्रश्न, पॉज मशीन द्वारा किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? जो आपकी पॉज मशीन होती है उसके द्वारा किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 3D प्रिंटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका थर्मल प्रिंटर। तो पॉज मशीन द्वारा थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल करा जाता है। अगला प्रश्न, ईमेल खाते का पासवर्ड पुनर्प्राप्त करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? जैसे आप अपने ईमेल का पासवर्ड भूल गए तो आपको किस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा? फॉरगेट यूजर आईडी, क्रिएट अकाउंट, फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट ईमेल अकाउंट। बताइए क्वेश्चन नंबर 19। इसका राइट आंसर है आपका फॉरगेट पासवर्ड। यदि आप अपनी मेल का पासवर्ड भूल गए तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। अगला प्रश्न, जब मेल प्राप्त होती है तो वह कहाँ स्टोर होती है? गो इन में, मेल बॉक्स में, लॉग स्टार्ट में, साइन अप में। बताइए, जब आपको मेल कहीं से रिसीव होती है तो आपके मेल बॉक्स में आती है। कहाँ आती है? मेल बॉक्स में। ठीक है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में किस कोड की जरूरत पड़ती है? अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता क्या है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं और कोई अदर एक इंडिया की बैंक है, हम इस बैंक के अदर एक इंडियन बैंक में ही पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप IFSC कोड से ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जैसे कोई एक्स व्यक्ति है और एक्स व्यक्ति विदेश में रह रहा है, मान लीजिए USA में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? USA में। इसका बेटा पढ़ रहा है किसी अलग कंट्री में। कहाँ पे? किसी अलग कंट्री में। तो जब ये इस व्यक्ति के पास पैसा भेजना चाहेगा तो इसे IFSC कोड की जरूरत के साथ साथ स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब आप एक दूसरे देश के दूसरे बैंक में भेजेंगे ना तो उसका स्विफ्ट कोड होगा कहीं ना कहीं, तो स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा कोड जरूरी होता है? स्विफ्ट कोड। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, ऑरकुट। बताइए, निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका जीमेल, क्योंकि आपकी जीमेल जो है वो सोशल मीडिया साइट नहीं है। बाकी फेसबुक सोशल मीडिया साइट है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया साइट है, ऑरकुट भी आपकी सोशल मीडिया साइट है, लेकिन जो आपका जीमेल है वो एक सोशल मीडिया साइट नहीं है। अगला प्रश्न, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? CC में, टू में, सब्जेक्ट में, कंटेंट में। बताइए क्वेश्चन नंबर 23। इसका राइट आंसर है आपका सब्जेक्ट में। मतलब आपने पूरा बॉडी सेक्शन में क्या लिखा हुआ है इस सब के बारे में संक्षिप्त में कहाँ पे बताएंगे आप? सब्जेक्ट में। जैसे आपने लिखा हुआ है आपका प्रमोशन हो गया, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका 20% से प्रमोशन हो गया, थैंक्स, और मंडे से आप अपने ऑफिस आइए, ये सर आपने लिख दिया बॉडी सेक्शन में। अब इधर सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट में लिखोगे अबाउट योर प्रमोशन लेटर, ऐसा करके कुछ भी लिखोगे, अबाउट योर प्रमोशन। मतलब उसमें सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं तथ्य शामिल होने चाहिए, कम से कम डेटा होना चाहिए सब्जेक्ट में। क्लियर। अगला प्रश्न, प्रथम ईमेल किसके द्वारा भेजा गया? रे टॉमलिंसन के द्वारा सन 1971 में, टीबी ली मतलब टिम बर्नर्स ली, ठीक है, 1971 में, रॉबर्ट 1973 में, मार्क एंडरसन 1971 में। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको अनुमान लग गया होगा इसका, सर रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 में। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वेब पोर्टल में अपना यूजर अपना निःशुल्क ईमेल अकाउंट बना सकता है? www.hotmail.com, www.yahoo.com, www.gmail.com, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। मतलब हम जीमेल के साथ साथ hotmail.com पे भी अकाउंट बना सकते हैं, याहू पे भी बना सकते हैं, प्लस जीमेल पे तो बना ही सकते हैं। तो आप तीनों पे अकाउंट फ्रीली यूज कर सकते हैं प्लस बना सकते हैं। अगला प्रश्न, पहला संदेश भेजा गया था इंटरनेट, टेलीग्राम, कंप्यूटर, अर्पानेट। तो पहला जो संदेश आपको भेजा गया था वो अर्पानेट को भेजा गया था। किसको? अर्पानेट को। अगला प्रश्न, याहू क्या है? याहू प्रोटोकॉल है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है, नन ऑफ दिस। बताइए याहू क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। तो याहू गूगल की तरह एक सर्च इंजन है। गूगल की तरह क्या है? सर्च इंजन। अगला प्रश्न, 2FA का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2FA, टू फैक्टर ऑडिशंस, टू फैक्टर वेरिफिकेशन, टू फैक्टर ऑथराइज्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसका राइट आंसर है आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है। 2FA का मतलब होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे आपका अकाउंट का ID पासवर्ड किसी व्यक्ति के पास है, बना रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें यदि आपका 2FA कंप्लीटली लगा होगा तो एक OTP फिर वापस, जैसे वो इंसान सामने वाले व्यक्ति आपका ID डालेगा, पासवर्ड डालेगा, लॉगिन करेगा, लेकिन फिर भी लॉगिन नहीं होगा, फिर भी एक OTP की जरूरत उसे पड़ने वाली, तो OTP वो जाएगा आपके पास, किसके पास?
आपके पास। तो यही होता है दोहरी प्रमाणीकरण प्रक्रिया, बोलते हैं इसको दोहरी, मतलब 2 बार ये वेरीफाई करता है कि भाई आप ही हो कि और कोई है, तो 2FA यही होता है। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए किया जाता है? ऑलरेडी हम क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर है आपका, आप जब अपने मोबाइल में ये कोड टाइप करेंगे तो यूएसएसडी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न, ईमेल में मुख्य कंटेंट कहाँ होता है? बॉडी में, सब्जेक्ट में, सीसी में, बीसीसी में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30। इसका राइट आंसर है आपका बॉडी सेक्शन में। तो बॉडी सेक्शन में आपका ईमेल का मुख्य कंटेंट होता है। उस बॉडी में आपने क्या लिखा हुआ उसके संक्षिप्त में जो कुछ बताना है वो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे। क्लियर। अगला प्रश्न, लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम्ड कर सकते हैं? फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ, व्हाट्सएप के साथ, ऑल ऑफ दिस। मतलब लाइव वीडियो आप स्ट्रीम कहाँ पे कर सकते हैं, किस सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 31। इसका राइट आंसर है आपका लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं? फेसबुक के साथ। फेसबुक पे आप जाएंगे तो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे क्या होता है कि वीडियो कॉलिंग हो जाती है, लेकिन लाइव ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी व्हाट्सएप पे। अगला प्रश्न, प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है? बैंक मेल, बाउंस्ड मेल, रिटर्न मेल, नन ऑफ दिस? क्वेश्चन नंबर 32। इसका राइट आंसर है आपका रिटर्न मेल। तो प्रेषक को जो वापस जो मेल लौट आता है उसको बोलते हैं हम रिटर्न मेल। अगला प्रश्न, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई? 2005 में, 2008 में, 2006 में, 2009 में? बताइए व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है आपका 2009 में। तो व्हाट्सएप की आपकी स्थापना हुई 2009 में। अगला प्रश्न, आईआरसीटीसी से क्या आशय है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, रेलवे सर्विस का प्रोवाइडर है, प्लास्टिक मनी है, या ई वॉलेट है? तो आईआरसीटीसी जो आता है रेल विभाग से संबंधित होता है, तो रेलवे सर्विस प्रोवाइडर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एसएमटीपी में एम का क्या अर्थ है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देखो आपका राइट आंसर हुआ मेल। अगला प्रश्न, उमंग ऐप को भारत में कब शुरू किया गया? बताइए उमंग ऐप को भारत में कब शुरू किया गया? 23 नवंबर 2017, 23 मार्च 2017, 23 दिसंबर 2017, नन ऑफ दिस? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका 23 नवंबर सन 2017 को उमंग ऐप भारत में शुरू किया गया। अगला प्रश्न, IMPS का पूरा नाम? इंटरनेट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ऑल ऑफ दिस? क्वेश्चन नंबर 37। इसका राइट आंसर है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ से आपको NPCI की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेफ्ट की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेफ्ट। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। UPI की पूछी जा सकती है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UTR की पूछी जा सकती है, तो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। क्लियर। तो ये सारी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न, ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं? ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं? नोटपैड पे, वर्कबुक पे, मैसेज कंपोजिशन विंडो पर, या नन ऑफ दिस? तो देखिए जब आप मेल स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से पेन का निशान मिलेगा आपको देखने को, पेन का। ठीक है। तो आपका होता है मैसेज कंपोजिशन विंडो। क्लियर। अगला प्रश्न 38 का राइट आंसर। ठीक है, सी। अगला प्रश्न 39, इंडिया मार्ट क्या है? ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग? क्वेश्चन नंबर 39। इसका राइट आंसर है आपका ई कॉमर्स। तो इंडिया मार्ट पर आप कोई भी कॉमर्शियल चीजें कर सकते हैं, जैसे कोई चीज खरीदनी हो गई तो ये सारी चीजें आप इंडिया मार्ट से कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है ई गवर्नेंस की फुल फॉर्म? तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ईमेल की तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई कॉमर्स की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है। ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इस तरीके से ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न, जीमेल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज, पॉप बुचिट, सर्जी ब्रिन, सुंदर पिचाई? तो जीमेल के फाउंडर कौन है बताइए? तो है आपके पॉल बुचिट, जीमेल के फाउंडर। अगला प्रश्न, आपके द्वारा भेजा गया ईमेल कहाँ पर स्टोर होता है? इनबॉक्स में, ट्रैश में, आउटबॉक्स में, ड्राफ्ट में? यदि आपने किसी व्यक्ति के पास मेल भेजा है तो वो कहाँ स्टोर होगा? सबका राइट आंसर है आउटबॉक्स। मतलब जब तक वो व्यक्ति को रिसीव नहीं हुआ तब तक आउटबॉक्स में रहेगा, अन्यथा फिर वो सेंट में चला जाएगा। किसमें? सेंट में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? सेंडर, इनबॉक्स, रिसीवर, पावर पॉइंट?
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जो आपका पावर पॉइंट है वो ईमेल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, ईमेल एड्रेस के यूजर आईडी और डोमेन नाम को निम्न में से कौन अलग करता है? पूछ लिया गया यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग कौन करता है, बताइए कौन सा सिंबल होता है? वो होता है आपका @। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, अलीबाबा किस देश का है? अलीबाबा किस देश का है? इंडिया, रसिया, चाइना, अमेरिका, बताइए। क्वेश्चन नंबर 44। तो अलीबाबा जो है वो आपका चीन का है, चीन का, और इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। अगला प्रश्न, B2B का पूर्ण रूप क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बायर, बेसिक टू बिजनेस, नन ऑफ दिस, बताइए। B2B की फुल फॉर्म, इसकी राइट आंसर है आपका बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। जब एक बिजनेस एक दूसरे बिजनेस से कोई व्यापार करता है तो उसको बोलेंगे B2B बिजनेस। अगला प्रश्न, क्या बिना विषय लिखा हुआ मैसेज भेजा जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? जिसमें आपने कोई विषय नहीं लिखा है, क्या वो मैसेज आप भेज सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। बिना लिखा हुआ कोई विषय, जैसे कि आप किसी में विषय नहीं लिखेंगे तो फिर भी वो भेज सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। इनमें से कौन सा ईमेल का हिस्सा नहीं है? अंडरस्कोर, स्पेस, @ ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 47, बताइए। इसका राइट आंसर आपका स्पेस। तो ईमेल जब आप लिखेंगे तो वहां स्पेस नहीं पाया जाता है, अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं, @ आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो विभिन्न होस्टों के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? टेलनेट प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर है आपका SMTP प्रोटोकॉल। तो जो आपका SMTP प्रोटोकॉल है एक ऐसा प्रोटोकॉल जो बहुत सारे होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, अधूरे ईमेल कहाँ सहेजे जाते हैं, मतलब कहाँ पे स्टोर होते हैं? इनबॉक्स में, ट्रैश में, आउटबॉक्स में, ड्राफ्ट में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर आपका ड्राफ्ट में। जो आपके अधूरे मेल रह जाते हैं वो आपके ड्राफ्ट में जाके सेव होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपका, उमंग का पूरा नाम बताइए या फुल फॉर्म क्या है? यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिवर्सल मोबाइल एप्लीकेशन नेट गुड्स, यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन नेशनल गवर्नेंस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सेम ऑप्शंस के साथ आपको परीक्षा में देखने को मिल जाता है ये। इसका राइट आंसर है आपका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यहां से पूछा जाता है कि उमंग में एन का मतलब बताइए, तो एन का मतलब होता है न्यू एज। क्या होता है? न्यू एज। ये भी क्वेश्चन अधिकतम पूछा जाता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में स्थापित होता है? मतलब दो कंपनियों के बीच में किस प्रकार का ई कॉमर्स व्यापार होता है? B2B, B2G, C2C, B2C, बताइए। क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर आपका बिजनेस टू बिजनेस। मतलब दो कंपनी होंगी ना, उनके साथ व्यापारिक क्या होगा? बिजनेस टू बिजनेस, मतलब ये भी बिजनेस है ये भी बिजनेस है, दोनों आपस में व्यापार करेंगे तो आपको बोलेंगे B2B। अगला प्रश्न, जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो किस प्रकार का व्यापार होता है? B2B, B2G, C2C, B2C, बताइए। जब कोई व्यवसाय, जब कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेचता है, किसको बेचता है? कंज्यूमर को बेचता है। कंज्यूमर माने उपभोक्ता, कंज्यूमर को बेचता है तो वो किस तरीके का व्यापार होता है? क्वेश्चन नंबर 52, बताइए। जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है, मतलब B2C, B2C, आपका राइट आंसर क्या हुआ? B2C। जब कोई बिजनेस कंज्यूमर को बेचेगा तो आप उसे क्या बोलेंगे? B2C। अगला प्रश्न, ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? इंटरनेट पर ईमेल का प्रसारण, कैटलॉग और टेलीफोन के माध्यम से बिक्री, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन का माध्यम, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी, बताइए। ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स का बेसिकली मतलब होता है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है, यहाँ से हम क्या कोई चीज परचेज कर सकते हैं। परचेज तो क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं, समय की और एनर्जी की दोनों की बचत हो रही है ना। तो व्यापार करने के लिए आपको ई कॉमर्स इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 53, इसका राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन का माध्यम ही क्या है? ई कॉमर्स। अगला प्रश्न, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो आपका उमंग ऐप है वो आपका 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। अगला प्रश्न,
उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ करता है, मतलब इसमें कौन कौन सी सेवाएं आप ले सकते हैं? इनकम टैक्स फिलिंग, बुकिंग गैस सिलेंडर, रिजॉल्विंग आधार एंड पीएफ फाइंड क्वेरीज, मतलब आधार कार्ड की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको आप सॉल्व करवा सकते हैं। ऑल ऑफ दिस बताइए, क्वेश्चन नंबर 55। इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सारी सुविधाएं आपको उमंग ऐप में देखने को मिल जाती हैं। बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है ये, आपका 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? चैट मैसेंजर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ट्यूटोरियल साइट्स, चैट रूम्स, बताइए क्वेश्चन नंबर 56। इसका राइट आंसर आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जैसा कि फेसबुक हुआ, और फेसबुक हुआ आपका, ट्विटर हुआ, ठीक है, इंस्टाग्राम हुआ, ये सब आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। अगला प्रश्न, आरटीजीएस के माध्यम से, आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से भुगतान करने की न्यूनतम राशि सीमा कितनी होती है? 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, बताइए क्वेश्चन नंबर 57। इसका राइट आंसर आपका 2 लाख रुपए। तो आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करने की जो मिनिमम अमाउंट होती है वो आपकी 2 लाख रुपए होती है। कितनी? 2 लाख रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी फेबमार्ट.com के संस्थापक कौन है? तो यहां से आपने एक क्वेश्चन और सीख लिया कि आपकी जो भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी थी उसका नाम क्या था? फेबमार्ट.com के संस्थापक कौन है? बताइए। सचिन बंसल, विजय शेखर शर्मा, के बेटी सोरेन, कुणाल वर्ग। इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 58, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी फेमार्ट.com के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर है आपका के बेटी सोरेन। और सबसे पहले यहां से सीडी को बेचा गया था, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क को बेचा गया था सबसे पहले। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का पता सरकारी संस्था को दर्शाता है? मतलब सरकारी संस्था के लिए कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस होता है? xyz@ind.com, बताइए कौन सा होता है चारों में से? क्वेश्चन नंबर 59। इसका राइट आंसर है आपका abc@nic.in, ये आपका गवर्नमेंट संस्था को इंडिकेट करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नन ऑफ दिस। तो आपका जो ईमेल क्लाइंट है वो आपका आउटलुक आईडी है। क्या है? आउटलुक। बाकी आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, नेटस्केप है, ये आपके वेब ब्राउजर्स हैं। क्लियर? अगला प्रश्न, उमंग ऐप में एन का मतलब, अभी हम उमंग ऐप को डिस्कस किए थे, वहां पे आपको मिला था एन का मतलब, तो एन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 61, बताइए। इसका राइट आंसर है आपका न्यू एज, एन का मतलब न्यू एज। अगला प्रश्न, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, फेममार्ट.com। सबसे पहले क्या बेचा गया था? सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न, आप आईआरसीटीसी जो कि रेलवे की साइट होती है, किस वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं? बताइए कौन सी वैलिड है वेबसाइट तत्काल बुकिंग करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 63। इसका राइट आंसर है आपका www.irctc.co.in। यहाँ से आप तत्काल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेशों तक सीमित है? जी नहीं। ईमेल में आप कोई फाइल भेज सकते हैं, आप कोई फोटो भेज सकते हैं, आप कोई क्लिप भेज सकते हैं, तो ये तीनों चीजें भेज सकते हैं, केवल टेक्स्ट मैसेज नहीं भेज सकते। तो यहाँ पर पूछा गया था केवल टेक्स्ट ही भेज सकते हैं क्या? तो जी नहीं, बिल्कुल आप ये सारी चीजें भी भेज सकते हैं। इधर इंस्टाग्राम पर 60 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करके उसको पोस्ट किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्वेश्चन नंबर 65। तो हाँ बिल्कुल, हम 60 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, डिलीट करा गया मेल पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा फोल्डर खोलना होगा? इनबॉक्स, ट्रैश, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट। तो जो डिलीट हम कर देते हैं वो आपका जाता है ट्रैश में, और ट्रैश से वापस आप रिकवर करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्डप्रेस, एक्सप्रेस इंजन और टाइप पैड आदि का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? P2P फाइल शेयरिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, नन ऑफ दीज के लिए? बताइए क्वेश्चन नंबर 67। इसका राइट आंसर आपका ब्लॉगिंग करने के लिए आप वर्डप्रेस, एक्सप्रेस इंजन और टाइप पैड का इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉगिंग मैंने आपको समझा दिया था। अगला प्रश्न, ब्लॉगिंग करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ब्लॉगर। ब्लॉगर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना और विकलांगता से संबंधी बीमा योजना है, ट्रू या फॉल्स? क्वेश्चन नंबर 68। इसका राइट आंसर आपका जी बिल्कुल, जो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है एक दुर्घटना या विकलांगता से संबंधित ही है।
अगला प्रश्न, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू सी। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, सी टू सी। अगला प्रश्न, सोशल नेटवर्किंग साइट पर किस प्रकार के लोग आपको मिल सकते हैं, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, है ना, इन सारी चीजों पर आपको किस प्रकार के लोग मिल सकते हैं, पॉलिटिशियन मिल सकते हैं, म्यूजिशियन मिल सकते हैं, टीचर्स मिल सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो आपको इस तरीके की साइटों पर हर प्रकार का लोग मिल सकता है। अगला प्रश्न, यदि आपके पास एक पावर पॉइंट शो है और आप किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं, तो आप अपने ईमेल मैसेज में पावर पॉइंट शो को किस तरीके से जोड़ेंगे, इंक्लूजन पे क्लिक करके, अटैचमेंट पे क्लिक करके, रिप्लाई पे क्लिक करके, फॉरवर्ड पे क्लिक करके, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका अटैचमेंट पे क्लिक करके। तो यदि हम भेजना चाहते हैं तो अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से इसका सिंबल होता है, इस तरीके से उस पर क्लिक करेंगे, देन हम उस फाइल को जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, एमटीए का पूर्ण रूप मेल ट्रांसफर एजेंट है, बताइए ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 72, जो आपका एमटीए होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, एक मेल ट्रांसफर एजेंट होता है। वो करता क्या है, जो एक मेल को सर्वर पर अपलोड करता है, एक मेल को सर्वर पर अपलोड करता है, वही आपका एमटीए होता है, एमटीए। इसका राइट आंसर है आपका जी बिल्कुल, एमटीए की फुल फॉर्म होती है मेल ट्रांसफर एजेंट। अगला प्रश्न, और एक ईमेल को ये सर्वर पर अपलोड करता है, कहां पर, सर्वर पर अपलोड करता है, कौन करता है, एमटीए। एमटीए क्लियर, एक मेल को सर्वर पर अपलोड कौन करता है, एमटीए, मेल ट्रांसफर एजेंट। अगला प्रश्न, पर्सनल लोन को किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जाता, मतलब जो बैंक होती है किसी व्यक्ति को, जैसे ये बैंक है, मान लीजिए एसबीआई बैंक है, और एसबीआई बैंक किसी ए व्यक्ति को कोई लोन देगी, तो क्या इसकी आय, आय मतलब इसके पास कितना खेत है, कितना पैसा है, पैसा रिकवर करने के लिए वापस इसके पास संसाधन है भी कि नहीं, ये सारी चीजें देखती है या नहीं देखती है, तो जी बिल्कुल देखती है। तो पर्सनल लोन को किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जाता, तो गलत बात है, उसी के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, मालूम पड़ा उसके पास ऐसे सोर्सेज नहीं है, फिर बैंक रिकवर कहां से करेगी उस पैसे को। अगला प्रश्न, ईमेल में एमडीए का क्या अर्थ है, मेल डाउनलोड एजेंट, मेल डिलीवरी एजेंट, मैसेज डाउनलोड एजेंट, मेल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, बताइए एमडीए की फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 72 का वो है आपका बी, मेल डिलीवरी एजेंट, एमडीए का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फाइल प्रकारों में से किसे ईमेल के द्वारा नहीं भेजा जा सकता, तो मतलब ईमेल के द्वारा बेसिकली पूछा गया कि कौन सी फाइल आप नहीं भेज सकते, तो टेक्स्ट भेज सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं, डॉक्स एमएस वर्ड की बनी फाइल भेज सकते हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव फाइल नहीं भेज सकते। ठीक है, .exe वाली फाइलें नहीं भेज सकते। अगला प्रश्न, फेसबुक में जहां आपके दोस्तों की फोटो दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, टाइमलाइन, स्टोरी, पब्लिक, न्यूज फीड, बताइए क्वेश्चन नंबर 76। इसका राइट आंसर आपका न्यूज फीड, इसका राइट आंसर आपका न्यूज फीड। तो फेसबुक का जहां आपकी दोस्तों की फोटो दिखाई दे तो उसे हम बोलते हैं न्यूज फीड। अगला प्रश्न, ट्विटर में ट्रेंडिंग का क्या सिंबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो टॉपिक ट्रेंड में चलता है उसको किस तरीके से दर्शाते हैं, तो उसको दर्शाते हैं हम हैशटैग के साथ, किसके साथ, हैशटैग के साथ। अगला प्रश्न, उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है, स्वच्छ भारत मिशन, मिड डे मील, अटल उन्नति मिशन, डिजिटल इंडिया, बताइए उमंग ऐप। इसका राइट आंसर आपका डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है उमंग ऐप। अगला प्रश्न, आईआरसीटीसी द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख से हो गया था, शुरू किया गया था, 3 जुलाई 2002, 3 अगस्त 2002, 3 जनवरी 2002, 12 अगस्त 2005, बताइए क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका 3 अगस्त 2002। 3 अगस्त 2002 को इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन शुरू हो गया था आईआरसीटीसी द्वारा, जो कि रेलवे की एक साइट है। अगला प्रश्न, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 या 24, 255, 250, नो लिमिट, बताइए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम आपके 1024 लोग हो सकते हैं, 1024 लोग हो सकते हैं। अगला प्रश्न, भेजा गया ईमेल आउटबॉक्स में कितने समय तक रहता है, हमेशा रहता है, ईमेल पढ़े जाने तक रहता है, ईमेल प्राप्त होने तक रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑलरेडी हम आपको 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बताइए क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर, भेजा गया ईमेल आउटबॉक्स में कितने समय तक रहता है, जैसे कि हमने कोई मेल बी व्यक्ति के पास भेजा है, तो ये व्यक्ति के पास अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो तब तक तो आउटबॉक्स में रहेगा। ठीक है, तो बताइए वही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 81 का। इसका राइट आंसर है आपका अंटिल
द ईमेल इज रिसीव्ड, जब तक ईमेल उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो कहाँ रहेगा, आउटबॉक्स में। जब प्राप्त हो जाएगा तुरंत किस में चला जाएगा, सेंट में, सेंट में। अगला प्रश्न, आईआरसीटीसी द्वारा टिकट बुकिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप प्रदान किया गया, बताइए चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर है। आईआरसीटीसी टिकट, आईआरसीटीसी रेल, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट, आईआरसीटीसी बुकिंग, बताइए क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट, जो आपका ऐप है, यहाँ से आप टिकटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, ब्रेन एक्टन, जॉन कॉम, मार्क जुकरबर्ग, बोथ ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 83। इसका राइट आंसर आपका बोथ ए एंड बी। तो जो आपके ब्रेन एक्टन है और जॉन कॉम है ये व्हाट्सएप के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, डिजिटल लॉकर सेवा कब शुरू हुई, 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, बताइए क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका 2015 में। तो डिजिटल लॉकर की जो सेवा आपकी शुरू हुई थी वो आपकी 2015 में स्टार्ट हुई। अगला प्रश्न, टेलीग्राम पर एक ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है, 500 लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख लोग, 1000 लोग, 1 लाख लोग, बताइए क्वेश्चन नंबर 85। इसका राइट आंसर है आपका 2 लाख लोग। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टेलीग्राम पर आप एक ग्रुप में कितने लोग जोड़ सकते हैं, 2 लाख, 2 लाख। अगला प्रश्न, आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूडीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 86। आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर है आपका यूआईडीएआई के द्वारा आधार कार्ड को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई के द्वारा, एनपीसीआई की फुल फॉर्म दे दी गई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की फुल फॉर्म दे दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, नन ऑफ दिस, बताइए क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो आपका उमंग ऐप है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, जब कोई हमें मेल भेजता है तो वो किस में दिखाई देता है, जैसे किसी व्यक्ति ने हमारे पास कोई मेल भेजा हुआ है तो वो कहाँ दिखाई देगा, इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, मेल बॉक्स में, सेंट बॉक्स में, बताइए क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका इनबॉक्स में। जब आपको कोई मेल भेजता है तो वो आपका इनबॉक्स में डिस्प्ले करता है। अगला प्रश्न, IMEI नंबर चेक करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है, 60*#, $#6#, *#06#, नन ऑफ दिस, बताइए क्वेश्चन नंबर 89। IMEI नंबर चेक करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है आपका *#06#। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, गूगल से, फेसबुक से, माइक्रोसॉफ्ट से, यूट्यूब से, बताइए। तो जो आपका इंस्टाग्राम है वो फेसबुक से संबंधित है, फेसबुक से। आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक तीनों मेटा ग्रुप के प्रोडक्ट हैं, तीनों किसके, मेटा ग्रुप के प्रोडक्ट हैं। तो आपका ये फेसबुक से संबंधित है। अगला प्रश्न, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ईबे किस ई कॉमर्स मॉडल पर आधारित हैं, B2B, B2C, C2B, C2C, बताइए क्वेश्चन नंबर 91। इसका राइट आंसर है आपका B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। ये एक तरह से बिजनेस है और टारगेट करते हैं किसी भी कंज्यूमर को मतलब कस्टमर को। तो आपका व्यापारिक कैसा हुआ, B2C। अगला प्रश्न, अमेजन के संस्थापक कौन है, जेफ बेजोस, सचिन बंसल, पेरी ओमदियार, कुणाल वेल, बताइए क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका जेफ बेजोस। तो अमेजोन की जो संस्थापक है वो आपको जेफ बेजोस हैं। अगला प्रश्न, डिजिटल लॉकर क्या है, डिजिटल लॉकर क्या है, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, बैंक खाते को सत्यापित करने के लिए उपयोग करते हैं, दस्तावेजों को प्रमाण पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां रखता है, उपयुक्त सभी, बताइए डिजिटल लॉकर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां रखता है। और डिजिटल लॉकर को ही हम क्या बोल देते हैं, डिजी लॉकर। क्या बोल देते हैं, डिजी लॉकर, डिजी लॉकर, जिस पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑथराइज करा सकते हैं। अगला प्रश्न, ट्विटर में
कितने मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? 2 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड, 5 मिनट 30 सेकंड, 3 मिनट 30 सेकंड। बताइए ट्विटर में कितने मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है आपका 2 मिनट 20 सेकंड। मतलब ट्विटर में आप 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो आसानी के साथ अपलोड कर सकते हैं, इससे बड़ा नहीं कर सकते। ई गवर्नेंस कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की? बताइए। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका 4 प्रकार की। जो आपकी ई गवर्नेंस सर्विसेज होती हैं वो आपकी 4 टाइप्स की होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? याहू, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, स्काईपाई, जीमेल। तो देखिए याहू पे आप मेल बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, जीमेल पे बना सकते हैं, लेकिन स्काईपाई पे आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर जो है आपका वो सी ही है, स्काईपाई। अगला प्रश्न, अनवांटेड बल्क ईमेल क्या है? फिशिंग है, स्पैम है, साइबर बुलिंग है, इनक्लोजर है? बताइए क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका स्पैम। तो अनवांटेड जो बल्क ईमेल होते हैं वो आपके स्पैम का रूप होते हैं। अगला प्रश्न, बीपीए का मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, ट्रू या फॉल्स? इसका राइट आंसर है आपका जी बिल्कुल, बीपीए का मतलब आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है। अगला प्रश्न, भीम यानी, भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। ट्रू या फॉल्स? बताइए क्वेश्चन नंबर 99। इसका राइट आंसर आपका जी बिल्कुल, भारत इंटरफेस मनी जो है उसको आपको 30 दिसंबर सन 2016 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 100, यूपीआई जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यूडीआई के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस? बताइए क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर। उसका राइट आंसर है आपका एनपीसीआई के द्वारा। तो यूपीआई आपका किसके द्वारा शुरू हुआ था? एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी हुई। इस तरीके से हमने आपके चैप्टर नंबर 7 के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इस तरीके से हम अब चैप्टर नंबर 8 के 100 क्वेश्चंस को लाएंगे, फिर चैप्टर नंबर 9 के लाएंगे, फिर चैप्टर नंबर 10 के लाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने आज 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। अगली वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।